આજે આપણે મહીસાગર ડીસીસી ને આજે જે કાર્યक्रम રાખ્યું है એને वो मारे बोली बोलो समझ में आवे ने। हाँ, तो डीसीसी का मतलब क्या होता है थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहूंगा। हम लोगों ने 2015 में आदिवासी परिवार बनाया, तो अपने अपने जिले में संगठन कैसे बनाना है, लोगों का जन जागरण कैसे करना है और हमारे समाज की शिक्षा, स्वास्थ्य, इतिहास, संस्कृति, हक अधिकार की लड़ाई कैसे लड़ना है, उसके लिए हमने प्लान बनाया और उस प्लान को तहत डीसीसी बनाई। यानी हर एक जिला में एक डीसीसी थाएगा। तो डीसीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट कंसोलिडेशन कमेटी, यानी हिंदी में कहे जिला एकीकरण समिति। तो डीसीसी નો નિર્માણ થયો है ये આપણે બાપ દાદાની સંસ્કૃતિ, આપણા બાપ દાદાની સમાજ વ્યવસ્થા ગણતંત્રના આધાર માથે થયો है। तो गणतंत्रनी व्यवस्था माते बे लाइन तमन कही देवा चाहो। हमारे इलाका में पाल रहती है। पाल का मतलब ये होता है एक ऐसा बड़ा गांव आदिवासियों का जिसमें 12 छोटे छोटे गांव होते, 12 छोटे छोटे फलियों से मिलकर के एक पाल बनती है और हर एक फलिये का एक कमेटी होता है, गण प्रमुख होता है, तड़वी होता है, जो भी आप कहो। और सभी 12 यानी सभी 12 फलों का एक एक कमेटी होगा, तड़वी होगा। तो 12 तड़वी और कमेटी मिल करके उसका एक बड़ा आपका सबसे बड़ा लीडर होगा, वो पूरी पाल का कमेटी होगा, पूरी पाल का मुखी होगा। इस तरीके की हमारी समाज व्यवस्था होती थी। उसी समाज व्यवस्था के आधार पर हम लोगों ने डीसीसी बनाया है। ये बात आप लोगों को समझना होगा। दूसरी बात है कि जो हमारे समाजनी जी परंपरा है અને परंपराના आधार माते डीसीसी बनाने साथे साथे हम लोगों को ये भी ज्ञात होना चाहिए कि पुराने जमाने में जो बड़े बड़े राजतंत्र के राजा महाराजा होते थे, राजपूत राजा था, ये भी आदिवासियों ने पाल में शरण लेता था। जड़ी पाल में मोरेवा वालों पाल सुराता, हमारे डूंगरपुर जिला में पाल सुराता में डूंगरपुर के दरबार 2 बार शरण आए थे। ये हमारे शरण आव्या तो एनो हो कारण तो ये केवी रीते आव्या और वो हमारे बीच में क्यों आए, ये इतिहास जानना होगा। और विशेषकर खानपुर के लोगों को सबसे पहले जानना होगा, क्योंकि खानपुर ना लोगों ने एम है कि हमें तो राजपूत, हमें तो क्षत्रिय है। अच्छी बात क्या झूठी? ये कल भी मैंने बताया था। ये आप लोग ऐसे ही हमारे राजस्थान में उदयपुर के जिले के लोग जो भील है ओरिजिनल, वो क्या मानते हैं, वो गरासिया है, गरासिया सरनेम लगाते हैं, वो भी अपने आप को कहते हैं हम भी राजपूत हैं। तो भील और राजपूत में वैसे वो बात है, ये कैसे संस्कृतिकरण हुआ इसको समझने की जरूरत है। देश आजाद होने से पहले भील कम्युनिटी का, भील समाज का संस्कृतिकरण हो रहा था। वो संस्कृतिकरण के बीच में जो लोग फंस गए, वो लोग आज की तारीख में अपने आप को राजपूत कहते हैं। इसी तरीके से हमारे उदयपुर जिले में रावत लोग हैं, वो भी भील है, लेकिन वो भी अपने आप को राजपूत मानते। तो राजपूत क्या है, ये रिसर्च का विषय है। ये सारी जानकारी हमने जुटा लिया है, लेकिन आज इतना टाइम हमारे पास नहीं है। केवल एक लाइन बता देता हूं। आपके कल मैंने बोला था कि गुजरात के इतिहास को क्लियर कर लिया जाता है तो पूरे देश के आदिवासियों का इतिहास क्लियर हो जाएगा और पूरे देश के आदिवासी सुखी हो सकते हैं। कैसे? क्योंकि गुजरात में जो प्रयोग होते हैं, गुजरात में जो तरीके निकाले जाते हैं, उसी के आधार पर पूरे देश के आदिवासी, पूरे देश के लोग परेशान हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आपका 712 ईस्वी में, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको पता है, 712 ईस्वी में सिंध पर, जो गुजरात का पड़ोसी इलाका आज की तारीख में पाकिस्तान है, वहां पर अरब लोगों ने आक्रमण किया था। अरब लोगों ने
उसी टाइम इस इलाके के अंदर आज का पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान का सिंध प्रांत और आज का गुजरात और आज का राजस्थान, आज का मध्य प्रदेश, इस इलाके में कौन कौन लोग रहते थे ये ध्यान रखना होगा। इस इलाके में जो यहाँ के आदिवासी भील समाज था वो रहता था नंबर 1। इसके बाद दूसरे देशों से, बाहर से, मध्य एशिया, ईरान से आए हुए ईरानी लोग रहते थे नंबर 2। और तीसरा शक लोग रहते थे और चौथा आपका इंडो ग्रीक यानी यवन लोग रहते थे और पांचवा पहलव लोग रहते थे और छठा कुषाण लोग रहते थे और सातवां भूण लोग रहते थे। ध्यान रखो, भील आपका ईरानी लोग, आपका इंडो ग्रीक, शक, कुषाण, पहलव और भूण। जैसे ही ये अरब लोगों का आक्रमण हुआ, वो लोग मुस्लिम धर्म को मानते थे, तो इस इलाके में इस 7 प्रकार के लोगों को जोड़ करके एक युद्ध बनाया, यानी योद्धा को, लोगों को इकट्ठा किया और एक संयुक्त सेना बनाई। और इस संयुक्त सेना ने इन अरबों के खिलाफ लड़ाई लड़ा। वो लड़ाई करीब 200 साल चली। ये 200 साल जो लड़ाई चली, उस लड़ाई की वजह से जो लोग वो जुड़े थे, एक संगठन बनाया था, वो लोगों ने आपस में शादियां करना शुरू कर दिया। यानी विदेशी लोग और देसी लोगों ने आपस में शादी करना का योजना बनाया और शादियां किया और उनसे जो बच्चे पैदा हुए वही समूह को राजपूत कहा जाता है। ये सच्चा इतिहास हमें याद रखना होगा। तो इसका मतलब है राजपूत समाज के अंदर कम से कम 40% खून हमारा है। ये बात ध्यान रखनी होगी। इसलिए परमार गोत्र राजपूत में भी मिलता है, राठौड़ गोत्र राजपूत में भी मिलता है, चौहान गोत्र मध्य प्रदेश में भील है जो गुजरात में और राजस्थान में राजपूत है, सोलंकी आपका मध्य प्रदेश में भील है जो राजस्थान और गुजरात में राजपूत है। ये बात हम लोगों को अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है। तो मैं बता रहा था कि इतिहास हमें अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है। तो आप लोगों को आपके इलाके में ये जो जन जागरण चल रहा है, उस जन जागरण को आगे बढ़ाना है। और एक महत्वपूर्ण बात कि हमारे इलाके में हम लोग किस तरीके से समाज को जोड़ेंगे, किस तरीके से जागरण करेंगे, ये किताब हमने लिखा, आदिवासी परिवार विजन बुक। ये जून 2018 में हमने किताब लिखा। ये यहाँ पर आपके भरत भाई पटेलिया साहब होंगे, उन्होंने 20,000 रुपया दिया है किताब छापने के लिए। ये आपके इलाके के लिए डॉक्टर भरत भाई पटेलिया। मैंने किताब लिखी, लेकिन किताब को छपवाने का सारा खर्चा भरत भाई पटेलिया ने दिया। आप लोगों को शुक्रगुजार होना चाहिए। ये किताब भरत भाई पटेलिया जो आपके इलाके के ही है, उन्होंने ही पैसा दिया और ये किताब अहमदाबादी छापी, वो भी भाई अपना ही भाई था। और वो जो भाई छापने वाला था वो मोड़ासा के पास में वीरपुर, नहीं मालपुर या वीरपुर का ही भाई था जिसने किताब छापी, वो भी आपके इलाके का था। तो ये जो किताब है जून 2018 में लिखा कि हम लोग क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते, वो सब इसके अंदर लिखा है। ये किताब हम किसी को बांटते नहीं है। इस किताब को पढ़ने के लिए आपको मेरे घर आना पड़ेगा, वहीं बैठ करके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें ऐसी लिखी है जो हमारे लोग उतावले हैं, वो दूसरे लोगों को दे देते हैं। हम लोग ऐसा देना नहीं चाहते। कुछ बातें हमारे समाज को ही बताने की जरूरत है। इसमें बहुत सारी धर्म को लेकर के, इतिहास को लेकर के बहुत सारी बातें लिखी है, वो आप लोगों को बताने की, समझाने की ही जरूरत है और दूसरे लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा था कि पहले राजपूत राजा थे, वो राजपूत राजा भील गणतंत्रों के बीच में शरण लेने के लिए आते थे। उसका कारण क्या था, ये बात हमको अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है। ये नई पीढ़ी के बच्चों को ये जानकारी होना चाहिए, शिक्षकों को जानकारी होना चाहिए, महिलाओं को भी जानकारी होना चाहिए, युवाओं को भी जानकारी होना चाहिए। हमारे भील गणतंत्र के लोग, इसमें बच्चे भी लड़ाई लड़ते थे। ध्यान रखो, भील गणतंत्र में बच्चे भी लड़ाई लड़ते थे,
महिलाएं भी लड़ाई लड़ती थी, बूढ़े भी लड़ते थे, जवान भी लड़ते थे। इस वजह से भील गणतंत्र को सारा गणतंत्र खत्म हो जाए तब तक लड़ाई लड़ते थे। इस तरीके की लड़ाई लड़ने की व्यवस्था, इस तरीके की समाज व्यवस्था था, उसको गणतंत्र कहते थे। इसी वजह से ये लोग हमारे बीच में आकर के अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे। ये सब होता था। आपको ज्ञात होना चाहिए, ये जो संतरामपुर का राजा है होना चाहिए। अभी मैं बता रहा था, कल ही मैंने बोला था कि गुजरात के अंदर 2002 का दंगा हुआ, जो आपके इलाके में हुआ था, पूरे गुजरात के अंदर, जिसके अंदर हमारे समाज, आदिवासी समाज, भील समाज ने भी हिस्सेदारी निभाया। और उसमें कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसमें हमारे लोगों ने भी शामिल हुए। तो हम लोगों ने फैसला लिया कि आज के बाद कभी भी हमारा समाज हिंदू मुस्लिम के नाम पर, हिंदू ईसाई के नाम पर जो फसाद होते हैं, उपद्रव होते हैं, उसमें हमारा समाज इकट्ठा नहीं होना चाहिए, उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने लगातार पढ़ाई किया, लगातार बहुत सारी जानकारी इकट्ठा किया और अंततः 2015 में हमने आदिवासी परिवार बनाया। और आपको ज्ञात होना चाहिए, डूंगरपुर जिले में हर साल एक हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगा होता था, लेकिन 2008 के बाद हमारे प्रयासों से आज तक कभी दंगा नहीं हुआ है। तो गुजरात के सभी आदिवासी जो आज के बाद मेरी बात को सुन रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से सुनेंगे, उन सब से अपील करना चाहूंगा कि आज के बाद में कभी भी हिंदू मुसलमान के नाम के दंगे होते, हिंदू ईसाई के नाम पर दंगे होते, फसाद होते, उनमें आप लोग शामिल नहीं होंगे। क्या ये ऐसा आप करेंगे? क्या आप ऐसा करेंगे? हाथ ऊंचा करके समंदर करिए, बताइए। ये बात आप लोगों को करना होगा, ये बात मैं कहना चाहता हूं। एक और बात, आजकल धर्म के नाम पर जहर फैलाया जा रहा है। मुसलमानों के खिलाफ लोग अनाप शनाप कमेंट कर रहे हैं और मंदिरों के, आपका मस्जिदों के नीचे मंदिर होने का दावा करते हैं, उससे हमें अप्रभावित रहना है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं मैं कि हम लोग प्रकृति पूजक है, और प्रकृति पूजक का अर्थ होता है प्रकृति को पूजने वाला, यानी सूर्य को पूजने वाला, चंद्रमा को पूजने वाला, पहाड़ को पूजने वाला, पेड़ पौधों को पूजने वाला। यानी प्रकृति पूजक आदिवासी का मतलब हुआ जीव मात्र के बारे में सोचने वाला, जीव मात्र का कल्याण करने वाला और सभी जीवों का कल्याण करने वाला। इसी पूजा पद्धति से ये जो लोग भारत में आए, कौन कौन? ईरानी लोग, इंडो ग्रीक लोग यानी यूनानी लोग, शक, कुषाण, हूण, पेलव, ये जो लोग भारत में आए, उन लोगों ने आपका हमारी पूजा पद्धति, हमारी धर्म परंपरा थी, हमारी आपका दार्शनिक परंपरा थी, फिलोसॉफी था, उसी के आधार पर, जो कि हम लोग प्रकृति को भगवान मानते थे, तो इन लोगों ने प्रकृति का मानवीकरण किया। प्रकृति का मानवीकरण करने के बाद अपने पूर्वज को भगवान कहा उन लोगों ने। इस तरीके से सारे देवी देवता बने, इस तरीके से सारे अवतार बने, इस तरीके से सारे भगवान तैयार हुए। ये बात ध्यान रखना होगा। और आज की तारीख में इन लोगों ने क्या किया है कि अपने लोग और अपने फॉलोवर्स यानी अपने अनुयायियों के अलावा किसी की सुरक्षा के बारे में नहीं सोचते, जबकि आदिवासी है, प्रकृति पूजक है, यानी सभी जीवों के कल्याण के बारे में सोचता है, सभी जीवों के बारे में सोचता है। तो उस परंपरा को हमें जिंदा रखने के लिए आदिवासी धर्म को पुनर्जीवित करना होगा, गणतंत्र की समाज व्यवस्था को पुनर्जीवित करना होगा। दोस्तों, एक बात और, कल बात निकली थी कि साझा आदिवासी और खोटा आदिवासी। हमें आज की तारीख में ये हसदेव अरण्य होने के बाद, हसदेव अरण्य की जो लड़ाई हुई, लड़ाई नहीं हुआ, लेकिन बहुत बड़ा जंगल काटने के लिए गुजरात के ही लोगों ने, गुजरात का ही उद्योगपति है, उसको पूरा जंगल उन लोगों ने दे दिया था। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा संशोधन किया है अपनी व्यवस्था में। हम लोग अब तक केवल आदिवासी के लिए काम कर रहे थे,
और केवल आदिवासी के लिए जन जागरण कर रहे थे, लेकिन हम लोगों ने अब सोचा है कि पूरी मानवता को बचाने के लिए, पूरे देश को बचाने के लिए, पूरा संविधान को बचाने के लिए हम लोगों को, जो हमारे गोत्र के लोग एसटी हैं, एससी हैं, ओबीसी हैं, मुस्लिम हैं और यदि राजपूत और भील के बीच में है तो उन लोगों को भी जोड़ना होगा। इसी के तहत आज आपका ये कार्यक्रम है। ये बात ध्यान रखना होगा। एक बार और पुनः दोहरान कर देता हूं, ये हसदेव अरण्य घटना घटने के बाद, जंगल को काटने की योजना बनाने के बाद हम लोगों ने अपनी योजना में आंशिक चेंज किया है, थोड़ा परिवर्तन किया है। पहले हम लोग केवल आदिवासी के बारे में बोलते थे, लेकिन अब हम लोग पूरी मानवता को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए और भारत देश हमारा है तो उसकी रक्षा करने के लिए हम लोगों को सभी समाज का मतलब जो हमारे गोत्र के हैं, जैसे मैं परमार हूं तो परमार गोत्र है वो एससी में भी मिलेगा, ओबीसी में भी मिलेगा और राजपूत समाज में भी मिलेगा। तो हमारे भीलों के गोत्र जिस समाज में मिलते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, एससी हो, ओबीसी हो, चाहे राजपूत हो, उन सबको हम लोग जोड़ने का पश्चिमी भारत में अभियान चला रहे हैं। उसी के तहत आज का प्रोग्राम है। ये बात हम लोगों को अच्छे तरीके समझने की जरूरत है। मैं अपनी बात इतनी कह करके मैं समाप्त करता हूं। साथ ही आप लोगों ने एक बहुत बड़ा काम किया है जो हम भी नहीं कर पाए। गुजरात के दाहोद जिले का आप सभी लोगों को आपका क्या कहते हैं धन्यवाद ज्ञापित करना पड़ेगा। दाहोद के लोगों ने सबसे ज्यादा चौराहे, चौक चौराहे बनाए हैं। इसके लिए सबसे पहले आप लोग ताली बजा करके उनका सहयोग करिएगा। इतने चौक चौराहे और मूर्तियां हम डूंगरपुर वाले भी नहीं लगा पाए, वो काम दाहोद वाले लोगों ने किया। और महिसागर के लोग जो दाहोद वाले नहीं कर पाए, जो डूंगरपुर वाले नहीं कर पाए, वो ये बुक बना करके आप लोगों ने काम किया। उसके लिए पूरी महिसागर टीम के लिए आप लोग ताली बजा करके धन्यवाद ज्ञापित करिए। एक एक बच्चे के घर में, एक एक बेटी के घर में, एक एक बेटे के थैले में, बस्ते में ये बुक जाएगी। ये काम आप लोगों ने पहली बार किया है, उसके लिए मैं दिल से सैल्यूट करता हूं आदिवासी परिवार के तरफ से। ये बात कह करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। एक नारा पुनः हो जाए, जय जोहार का नारा है, जोर से बेटा सब बोलिए, जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं बीमार हूँ। आज हमारे 4 कार्यक्रम वहां थे, वो छोड़ के आया और वो केवल आप लोगों के बच्चों के लिए मैं आया हूँ, क्योंकि मैं गर्मी में बोल नहीं सकता, लगातार 2 दिन बोलने पर बीमार हो सकता हूँ। इसलिए मेरी बात यही खत्म करता हूँ। जय जोहार, जय आदिवासी, जय बिलबुल। जोहार